अलग अलग कहते हैं। हरियाणा में कुछ और कोई देता है, दिल्ली में कोई और देता है, उत्तर प्रदेश में कुछ और देता है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी शहीद के परिवार को एक यूनिफॉर्म धनराशि दी जाए, उसमें कोई भेदभाव न हो। और दूसरा, उस परिवार के एक सक्षम आदमी या औरत को एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। ये हमारा जो है कोशिश रहेगा हमारी पार्टी का। और साथ में ओवरऑल 1 रैंक 1 पेंशन और NFU नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, ये दोनों केस बहुत दिनों से चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। और हमारा प्रयास रहेगा हमारी पार्टी का कि इनको जो है अच्छा से जो OROP की डिस्कशन की हुई है शेयरिंग कमीशन में, उसको हम पालन करें। न कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में 5-5 साल के बाद वो इक्वेशन करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हर साल इक्वेशन होना चाहिए, तब ये अच्छा से OROP का मुद्दा अचीव करता है। हमारी पार्टी और बहुत से विषयों में है जो कि हमने आपको हैंड आउट दिया, उसमें आपको विजिट होगा। सबसे पहला एजुकेशन जो है, एजुकेशन में हमारे यहाँ हमारी पार्टी का ये मत है कि एजुकेशन में आप एक लेवल तक सबको शिक्षा दें, मुफ्त शिक्षा दें। उसके बाद उनकी चॉइस पर कोई ऐसा व्यवसाय शिक्षा लेना चाहता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो उस पर चला जाए। और जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जो कि इस काबिल हैं, वो हायर एजुकेशन में जाएं। और पूरा वित्तीय सहायता पार्टी की तरफ से उनको मुहैया कराया जाएगा। रोजगार योजना, हमारे यहाँ बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। इसमें स्वरोजगार और अपना गवर्नमेंट की तरफ से रोजगार या प्राइवेट तरफ से रोजगार करने के लिए हम लोगों ने एक RVP राष्ट्रवादी विकास पार्टी रोजगार योजना बनाई हुई है। उसके अंतर्गत जो भी कैटेगरी हैं, जो भी योग्य हैं, वो अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और उनको जो है रोजगार की फैसिलिटी मुहैया कराई जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा था हेल्थ के बारे में। हमारी पार्टी ने बहुत सोच विचार करके ऐसा निर्णय लिया है कि हमारी पार्टी बिना किसी भेदभाव के, जिनका जो सक्षम नहीं है अपना प्राइवेट बीमा कराने के लिए, इंश्योरेंस कराने के लिए, ऐसे लोगों को हमारी पार्टी की तरफ से इंश्योरेंस दिया जाएगा। और उसमें जो है 10 लाख तक के मुफ्त हेल्थ सर्विस सेवा उनको दी जाएगी जरूरत पड़ने पर। एग्रीकल्चर, आप जैसा जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उसमें एग्रीकल्चर का बहुत महत्व है देश के विकास में, देश की बढ़ोतरी में। और एग्रीकल्चर में आज आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। हम उसके सहयोग में, सपोर्ट में अपना मत देते हैं। और उसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि जो MSP है वो उनको उचित मिले, जिससे कि उनकी लागत का दुगना काम उनको मिल सके। और दूसरा जो है, और भी छोटे छोटे मुद्दे जो है कृषि कानून में जो लाए गए हैं और जो हम सोचते हैं कि उसके खिलाफ हमारी पार्टी के मत है, और उसको भी हम लागू कराने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी चीज, हमारा हिंदुस्तान जो है प्राकृतिक संसाधनों से बहुत ही भरा हुआ है, युक्त है। जो पहले लोग कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, वो ऐसे नहीं कहते थे, क्योंकि हमारे देश में इतने खनिज, इतने संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसका कि हम यदि इस्तेमाल करें तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हैं, सबसे आगे हम निकल सकते हैं। जैसे कि नदियाँ हैं हमारे देश में, एक जगह तो सूखा पड़ा रहता है, दूसरी जगह बाढ़ आती रहती है। कोई जो है एक ग्रिड बना करके जल संसाधन का एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे हम लोग, हमारी पार्टी बनाने की प्रश्न में रहेगी, जिससे कि इस जल संसाधन और जो सूखाग्रस्त इलाका है उन सबको बराबर बराबर बंटवारा किया जाए और सब लोगों को अच्छी तरह से इस जल संसाधन की लाभार्थी हों और लाभ प्राप्त कर सकें।
मीडिया, हमारे जो मीडिया कर्मी हैं वो ऐसा चौथा स्तंभ है देश का। आप जानते हैं कि सबसे पहला स्तंभ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और उसके बाद लेजिस्लेचर, और चौथा स्तंभ जो सबसे इम्पोर्टेंट हम समझते हैं वो है मीडिया। कोई भी मीडिया इतना सशक्त हो कि किसी भी गवर्नमेंट का, जो उस दिन की गवर्नमेंट है, उस दिन की सरकार है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर सके। वो ऐसे मीडिया जो स्वतंत्र मीडिया है उसका हम लोग पक्षधर है। और मीडिया कर्मी को हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई भी बात हो जाए, न तो उनको कोई भेज देता है, न ही उनकी फैमिली का कोई देखभाल सिक्योरिटी करता है। हमारी पार्टी इंश्योर करेगी कि किसी भी मीडिया कर्मी का, जो कि स्वतंत्र मीडिया हम चाहते हैं वो है, उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, कोई आकस्मिक चीज हो जाए, तो हमारी पार्टी उसकी फैमिली का पूरा ध्यान रखेगी, पूरा ख्याल रखेगी। अब आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारी पार्टी उपरोक्त बिंदुओं पर सहमति रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है। जैसे कि आज हम स्वाभिमान पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं और नेशनल यूथ पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, और निकट भविष्य में ऐसी बहुत सी करीब 20 पार्टियां और हैं जिनके साथ हम गठबंधन करेंगे, क्योंकि हमारी नई पार्टी है। हमारी पार्टी का भी जन्म हुआ है, 2 महीना पहले इलेक्शन कमीशन ने हमें मान्यता दी है। तो हमारी पार्टी जो है ऐसे दिग्गजों के सामने, अभी यूपी में चुनाव आ रहा है, वहाँ पर जो है उस चुनाव में बीजेपी है, सपा है, बसपा है, इन पार्टियों के सामने हम अकेले जाकर के एक चिराग तले सूर्य को चिराग में खाने की बात होगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम अपने को, जो भी है हमारी स्थिति और जो भी हमारी शक्ति है, सबको जोड़ करके एक गठबंधन में भिगो करके हम एक मोर्चा बना रहे हैं जिसका नाम होगा राष्ट्रवादी मोर्चा। और इस मोर्चे के अंदर हम सब अपनी जैसी पार्टियों को लेकर करें जो कि हमारे विचारधारा से सहमति रखती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो उसके बारे में अभी आप बताएंगे। मुझे राष्ट्रवादी विकास पार्टी और स्वयं पार्टी की डॉक्टर ब्रिगेडियर अनिल श्रीवास्तव जी ने बताया, उसको सुन के मेरे मन में विचार आया, जो हमारे सारे मीडिया पर्सन का होता है। एक गाने के बोल याद आ रहे हैं, दिल मेरा आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद भी उसी जमीन पर। हम सब जब मीडिया के रूप में, पत्रकार के रूप में जब आए, तो हम सबकी सोच यही है कि हम ऐसे मीडिया में लेके जाएंगे सबको जिसमें सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। इनकी पार्टी का नाम आप जान के देखिए, इनकी पार्टी का नाम है, जो हम सब कुछ चाहते हैं, विकास। लेकिन विकास के साथ खासकर पत्रकार मीडिया हम ये चाहते हैं कि हमारा स्वाभिमान चलता है। तो यहाँ विकास और स्वाभिमान दोनों जब एक साथ जुड़ के एक मोर्चे के रूप में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबसे पहले, क्योंकि आज सबसे पहले ये मोर्चा हमारे सामने आया है, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम इनका मान सम्मान बढ़ाएं, हम इनको आगे बढ़ाएं। और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से, मीडिया की तरफ से मैं चाहूंगा कि मैं इनको कुछ पूरा देके इनका मान सम्मान आगे बढ़ाएं, ताकि जो हमारे बारे में बात करेंगे, जो हमारी गलती हैं, हमारी कंसल्टिंग बातें, उसके लिए जो है वादे कर रहे हैं वो कामयाब हो। और हम हम उनके साथ इस बात को कहने के लिए मैं सबसे पहले अध्यक्ष राष्ट्रवादी विकास पार्टी के AK श्रीवास्तव जी को आप सबकी तरफ से ये फूल का गुलदस्ता देके इनका मान मांगा, ये हम सबकी तरफ से। इसकी लाली और हरियाली दोनों ही हम सब तक
बराबर पहुँचे, यही हम सबकी कामना है। और इसी कामना के साथ हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद मैं जो मुख्य पर्पज है आज यहाँ होने का उसको बताऊँगा। सतीश त्रिपाठी जी। और अब नरेंद्र शर्मा जी को, भूतपूर्व विधायक, रिक्वेस्ट करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पर आए हुए हैं। आज एक नई शुरुआत करने, आज हम लोग यहाँ पर तीन पार्टियाँ एक मंच पर बैठी हैं, राष्ट्रवादी विकास पार्टी, स्वाभिमान पार्टी और नेशनल यूथ पार्टी। जरूरत क्या पड़ी एक नई पार्टी के उदय की? आप सबके सामने एक ये प्रश्न होगा और फिलहाल 3 लोगों के साथ एक साथ मंच पर हम लोग मंच साथ तब आता है कोई भी व्यक्ति जब विचार एक हो, उद्देश्य एक हो, रास्ता एक हो। तो हम तीनों का रास्ता एक है, लेकिन वो क्या है? आप एक प्रबुद्ध वर्ग है, पत्रकार से अधिक नॉलेजेबल और प्रबुद्ध कोई नहीं होता। देश की वर्तमान स्थिति क्या है ये आप लोग खुद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या चल रही है देश की राजनीति और हमसे क्या वादे किए गए थे। द प्रेजेंट पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड, पॉलिटिक्स ऑफ डिविजन। खंड खंड करके अखंड भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता, ऐसा हम लोगों का मानना है। आंतरिक रूप से आप कमजोर हो रहे हैं और इसकी शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम से पहले हो गई, जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी। उसी समय से जो भी विरोधी शक्तियां होती हैं जो देश को नहीं चाहती हैं कि या डिले हो या स्वतंत्रता इसमें जल्दी ना मिले, तभी से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी कि दलित वोट अलग हो, मुस्लिम वोट अलग हो। जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर कितना विघटन होता जा रहा है, क्या आपने सोचा है? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप एक अखंड भारत या एक मजबूत भारत की जो परिकल्पना करते हैं वो इससे संभव है? जो भारत था, भारत एक अखंड भारत था, एक मजबूत भारत था। क्या स्वतंत्रता संग्राम में दलितों ने, मुस्लिम ने, ओबीसी ने या विभिन्न और सिखों ने किसने कुर्बानियां नहीं दी? और राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाकुल्ला खान हो, फौज में अब्दुल हमीद हो, लोकमान्य तिलक, गांधी जी, इन सबकी कॉल के ऊपर अच्छे लोग, सारे जो प्रबुद्ध वर्ग था, अपनी नौकरियां छोड़कर, बैरिस्ट्री छोड़कर, डॉक्टरी छोड़कर, अध्यापक छोड़कर, पत्रकारिता छोड़कर आगे आए थे और स्वतंत्रता संग्राम में उतरे थे। आज अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पोलराइजेशन, या तो आप कह दीजिए कि हाँ हमारा ही हिंदू राष्ट्र है, बाकी सब बाहर हो। लेकिन अगर एक परिवार में 4 लोग रह रहे हैं, वहाँ भी अगर विसंगति होती है और एक बेटा जो बहुत ज्यादा झगड़ा झंझट करता है उससे कहते हैं भैया तुम अलग हो जाके, हम साथ में नहीं रहते। लेकिन अगर आप साथ में रह रहे हैं तो आपको मिलकर रहना होगा, प्रेम से रहना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, तभी वो परिवार सुखी हो सकता है और तभी वो परिवार संपन्न हो सकता है। इसी तरह हमारा देश है। Have that kind of conviction that what you have to do, you are not clear. तो भारत की जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीयता है, उसे आप छोड़ रहे हैं, उसको आप बहला रहे हैं। अब जो बातें हैं, पॉलिटिक्स क्या है आज? That today's politics has become a profession. It is a profession. और जैसे व्यक्ति को आप लाएंगे वैसे ही काम होंगे। कहते हैं जैसे बंदर को आप उसका देंगे तो गर्दन तो काटेगा, नाक काटेगा। आप लोगों ने डुगडुगी वाले खेलों में देखा हो। तो अगर गुंडे बदमाशों को, चोर चक्कों को, बलात्कारियों को, गुंडों को और बिना पढ़े लिखों को आप सत्ता देंगे तो कैसे आप लोग उम्मीद कर सकते हैं? आप लोग तो खुद प्रबुद्ध वर्ग हैं। ड्राइंग रूम में पॉलिटिक्स में बैठ के ये गलत हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है,
खाने को नहीं है। पेट्रोल 60 रुपए से 110 हो गया, 14 से अंडा 2 रुपए से 7 रुपए हो गया, दूध 20 रुपए से 45 रुपए हो गया कि हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ के सब बातें करते हैं। दाल 70 रुपए से 140 हो गई। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा? आप लोगों को ये भी नहीं पता कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट खत्म हो गया है इस किसान बिल के द्वारा, लेकिन जनता को नहीं पता कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा असर किस पर हुआ है? हम पर और आप पर। कितने पत्रकार भाई हैं जिनकी तनख्वाह बढ़ी, बताएं मुझे, हाथ उठाएं कि पिछले 2 साल 3 साल में अगर 10,000 से उनकी 15,000 होगी। काम दुगना हो गया है और तनख्वाह कम हो गई। क्यों? क्या कोविड के समय आप लोगों ने देखा आपको क्या सुविधाएं मिली अस्पतालों में? कितने परिवार को हम पत्रकार की, क्योंकि आप खुद विटनेस हैं इस बात के, आप लोगों के खुद एडमिशन अस्पताल में कराने में कितनी दिक्कतें आई हैं। कितने परिवारों के घर का राशन नहीं चला है, जो कि मतलब सबने मिलकर कोऑपरेटिव, particularly advocates and journalists, they have been very very badly affected in this COVID. क्या हमारे देश में इतनी सरकार है उसमें किसी के लिए भी सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान है? आप लोग क्यों नहीं इस बात को उठाते हैं? डर किस बात का है सरकार का? आज हमारी जो 4 मेजर इंस्टीट्यूशन हैं जो डेमोक्रेसी के स्तंभ हैं, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट और आप लोग जुडिशरी, ऑल आर कंप्रोमाइज। व्हाट इज द फियर? 2 आप लोगों ने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त 15 किलो अनाज। आप हमें बताइए, प्रधान जी ने जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद कहा, जब पेट्रोलियम के प्राइस पूछा गया कि पेट्रोल का भाव क्यों बढ़ाओ, कहते हैं हमने टीकाकरण में जो पैसे लगा रहे हैं इसलिए ये प्राइस बढ़ा है। तो साथ में ये भी लिखो ना, ये क्यों कहते हो मुफ्त टीकाकरण? और जो लोग 1500 या 700 या 800 चार्ज कर रहे हैं वो लोग क्यों चार्ज कर रहे हैं? रेमडेसिविर जैसी दवाई जिसका कोई उपयोग नहीं था उसको क्यों अप्रूवल दिया गया और अब बंद कर दी गई, और वो नेगेटिव लिस्ट में आ गई। 4,000 उसका MRP रखा गया था, 1 लाख 1.5 लाख तक वो बिकी है और जनता उसके लिए पागल थी। 550 करोड़ सिर्फ एक कंपनी ने कमाया है। सोचिए किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है जो दिख नहीं रहा। और कितने करोड़ लोगों के लिए जो सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं 90 करोड़ को हमने दे दिया 15। भारतीय संस्कृति की जो बात करते हैं, जो भगवान राम की बात करते हैं, जो सोने की चिड़िया का सपना दिखाकर आए थे, अब आप उस पे आ जाइए। हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति भिक्षा देने की थी या भिक्षा लेने की थी? जनता को रावण बना दिया गया है, भिक्षुक बना दिया गया है। सीता जी को रेखा पार करके आना पड़ा, उनको मना किया गया था, लेकिन क्योंकि कोई भिक्षुक आया है तो हमें भिक्षा देनी है। ये संस्कृति थी हमारी। ये नहीं थी कि 15 किलो राशन ले लिया। जब भगवान राम शबरी के आश्रम में गए तो शबरी को उन्होंने भिक्षा नहीं दी, शबरी के बेर खाए जो उसके पास था, और उसने भी प्रेम से झूठे बेर इसलिए खिलाए, झूठे करना वो नहीं था, क्योंकि हम भगवान को अच्छी चीज एक अपनी तरफ से जो बेहतर है वो खिलाएं। ये हमारे संस्कार है। केवट ने पैसे नहीं लिए, उसे ऐसा नहीं, जरूरत नहीं थी, भगवान राम से कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसको देना था। ये है हमारी भारतीय संस्कृति, भिक्षा देने की है, लेने की नहीं है। आज 100 करोड़ की जनता भिक्षुक हो गई है। क्यों हुई? बनाया गया है। तो भारतीय संस्कृति की जो बात करते हैं, जो देश को सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं, वो क्या बना रहे हैं इसका विश्लेषण आप लोग खुद कर लें। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका कितना वास्तव में सैद्धांतिक रूप से अनुपालन हो रहा है या केवल हवा हवाई। महिलाओं की बात आती है,
कौन सबसे ज्यादा बलात्कार या रेप या जितनी भी चीजें हैं महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन, कौन करता है? जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, दबंग या नेता, वो करते हैं। अब इसी में आप एक प्रकरण को जोड़ लीजिए, जटायु के। जटायु को पता था कि वो जीतेगा नहीं रावण से। जब उसके पर काट दिए गए हैं और वो गिर गया है तो उससे पूछा है, क्योंकि रास्ते में जब भगवान राम मिले हैं उसको तो जटायु तब तक टलता रहा है। उसने कहा कि जब किसी नारी का, जो भारतीय संस्कृति, अगर कोई उसका अपमान कर रहा लेकर जा रहा है तो मुझे मालूम है मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मैं उसको बचाऊंगा। तो ये है भारतीय संस्कृति। ये सवाल आपसे मुझे एक आया, जी बिल्कुल बताइए। आपने ये जो प्रेस नोट दिया है उसको लेकर 2 कर्मठ व्यक्ति मिल जाए उन्हें कोई हरा नहीं सकता। जी। और देश में आज यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है जी। कि देश को कोई बचा नहीं सकता जब तक 2 व्यक्तियों को कोई नहीं हटाए। पहला सवाल। जी। तीसरा सवाल, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में जा रहे हैं। जी। आप जानते हो कि वहाँ पर जो जाति में, धर्म में, अपराध में, वो पहले से भी, अब तो उससे भी ज्यादा बढ़ गई। आपने एक लास्ट सवाल पूछ के उसके बाद राष्ट्रवादी और आपने जो स्वाभिमान की बात की, ये तो पहले ही मुद्दे बन रहे हैं, इस पर तो ध्रुवीकरण हो चुका है और राजनीति का विश्वास, मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहला विश्वास तो आपने जो एक्सपेरिमेंट यहाँ दिल्ली में ही देखा। पार्टियां जानते हैं किसको साथ में लिया था उन्होंने? अन्ना हजारे को, प्रशांत भूषण जी को। कहाँ है वो लोग? जब उन्होंने नींव रखी तभी उन जो सिद्धांतिक लोग थे उनको हटा दिया, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इट मीन्स योर सिलेक्शन इज रॉन्ग। मैं नहीं कह रहा मैं सत्ता में आ रहा हूँ, ये प्रयोग है, ये शुरुआत है, और इसीलिए आपकी आवश्यकता है। वी आर गोइंग टू इनिशिएट ए पॉजिटिव पॉलिटिक्स। कोई तो शुरुआत करेगा, एक कदम तो बढ़ाएंगे। सीधे हम नहीं पहुंच सकते। श्रीलंका भगवान राम भी नहीं पहुंचे थे, उनको भी समय लगा था वहां तक पहुंचने में और ब्रिज बनाने में। लेकिन आज अगर 3 लोग जुड़े हैं और 23 लोग लाइन में हैं, तो जो उसी सोच के लोग हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये हमारा जो न जाति, न धर्म, न प्रांत, न भाषा, सबसे पहले देश हमारा, उसी सिद्धांत के ऊपर हम जुड़ेंगे और जो लोग आएंगे उसी को जोड़ेंगे। और 90% हिंदू भी रेडिकल है, 90% मुस्लिम भी रेडिकल है। और जहाँ तक रिजर्वेशन की जो बात है, जो दलित का जो मुद्दा उठाते हैं लोग, मुझे ये बताइए आम दलित को कितना लाभ हो रहा है इस रिजर्वेशन से? जो क्रीमी लेयर है, कितनी जनसंख्या दलित की कितनी है? मेजर वही है ना, 60 करोड़ 70 करोड़ मान लीजिए। उसमें से अगर आपके 10 लाख भी अधिकारी और नेता हो गए होंगे, जरूर होंगे, क्या परसेंटेज हो गई? अब जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है, किसको मिल रहा है? सिर्फ उनके बच्चों को मिल रहा है। तो कैसे आप सोच सकते हैं उनका उत्थान होगा? जो एक मिनट, उस 10 लाख में से जितना भी क्रीमी लेयर है, वही तो SC/ST रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा है। अगर इकोनॉमिक आधार पर होता है तो मेजॉरिटी तो आज भी उनकी दलित की या OBC की उन्हीं की ज़्यादा है, उन्हीं का बेनिफिट होगा। लेकिन क्यों नहीं कोई इस मुद्दे को उठाता है? क्योंकि उनको वही वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो वी हैव टू, जब आपने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, तब आपने क्यों जाति बंधन छोड़ दिए? तब आपने क्यों धार्मिक लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? तब क्यों आप स्वतंत्रता संग्राम में कूदे? क्या आज वो स्थिति नहीं है? आज की जो भी परिकल्पना है, जो भी व्यवस्था चल रही है, आप खुद देख रहे हैं जुडिशरी इज कॉम्प्रोमाइज। आप खुद देख रहे हैं कि योर प्रेस इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज। कोई चाहे जितने भी चैनल हैं, सब कौन से बिजनेस अवसर चला रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो कौन करेगा? वी हैव टू कम फॉरवर्ड। और हम लोगों की जरूरत नहीं है, जितने भी हैं, अपना घर चलाने या अपना नाम, तो जानते हैं इतना है ईश्वर की कृपा से। हम लोग अगर उतरे हैं इस रास्ते पर, तो एक अच्छी शुरुआत, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए उतरे। डॉक्टर, मेरा एक सवाल जी, मुझे सिर्फ आप एक चीज बताइए। आपने एक राजनीतिक दल बनाया और
राजनीतिक नेताओं में जनता का विश्वास नहीं है। जमाने में कुछ ऐसे नादान होते हैं, वहाँ ले जाते हैं कश्ती जहाँ तूफान होते हैं। आप कहाँ कूद रहे हैं साहब? और जो मीडिया की बात कही आपने, जुडिशरी की, कोई उम्मीद तो नहीं लग रही है। रोड मैप आपको नहीं दिखा। उसी तूफान में कूद रहे हैं और जानते हुए कूद रहे हैं। जिस तरह से जटायु कूदा था, सीता जी को बचाने के लिए मारा गया था, इसलिए कूद रहे हैं। ये रिजर्वेशन पे अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो रिजर्वेशन जो आप बता रहे हो कि जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, तो उससे क्या करेंगे आप? देखिए, आर्थिक जो हम लोगों का मानना है, क्योंकि उससे लाभ तो जो भी गरीब है, क्लास दो ही है, अमीर और गरीब, ये जातियों में बांटा हुआ है अपने लाभ के लिए। ये राजनीतिक दलों ने बांटा हुआ है कि हम निषाद के हो गए, हम धोबी के हो गए, हम ठाकुर के हो गए, ब्राह्मण के हो गए। ये सब दिस इज ऑल वोट बैंक पॉलिटिक्स, प्रेशर। संशोधन की तो रिक्वायरमेंट है ना। That's right. So we have to send a message across through you. We need your help, your participation. आप हमें एडवाइस कीजिए। You be a part of us. You come and join in our जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है उसमें आइए। आप लोगों का हम साथ चाहते हैं। ये हमारे चलने से केवल नहीं चलती है, हम उन सबको आह्वान कर रहे हैं कि आप सब आए, जितने भी इस सोच के लोग हैं जो सोचते हैं कुछ बेहतरी होनी चाहिए, वो सब आए और जुड़े। और पद जो हमारा पद लें आप, हमको पद नहीं चाहिए, हम केवल इनिशिएटर हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, मैं केवल कार्यकर्ता हूँ। आप आइए, आप कुर्सी लीजिए, आप इनिशिएट कीजिए। सर व्हेन यू आर टॉकिंग सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं कामनी का जनता का प्रेसिडेंट से आपने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि 24 घंटे बिजली दूंगा और इस प्रकार की चीजें लिखी है, 25,000 का फिक्स डिपोजिट। देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें संभव है। एक सेकंड सर, दिस इज ओनली लैक ऑफ गवर्नेंस। एक मिनट सर, आपने ये केवल बातें की हैं समस्याओं। मैं यही कह रहा हूँ, निराकरण की बात कर रहा हूँ, निराकरण की बात कर रहा हूँ। आप जीएसटी देख लीजिए, मैंने खुद इम्प्लीमेंट, मैं प्रेसिडेंट था ऑल इंडिया हायर एजुकेशन का पोर्टल। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन को लेके लगातार हम लोगों का संवाद चला है, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि वहाँ पर स्टेट कमिश्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं होता। और हमने आपको दिया है अपना लेख, बांट लीजिएगा। 3 साल पहले मैंने जो समस्याएं लिखी थी जीएसटी आने से पहले, वो सारी हुई। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप अंदर के हाथ मुस्कुरा दीजिएगा तो आपकी गर्दन कटेगी। जनता पर विश्वास क्यों करें, हमेशा उनको ठगा जाता है। बिल्कुल, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, जनता आप पर विश्वास, आप जनता से, इसीलिए उस जनता से मैं कह रहा हूँ आप इधर आइए। उसी जनता से मेरा निवेदन है, आप इधर आइए। यू प्लीज कम टू दिस साइड and be a part of governance. So I want to know, मत रहिए आप। sir, I want to know in this UP elections what is going to be the incumbency factor, because the present UP government, because they have said that we are going ahead with the Ram Mandir, so vote bank like Hindu and Muslim and that politics. So what is your expectation? देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स, मैंने खुद बताया कि वोट बैंक पॉलिटिक्स ही चल रही है। इट इज योर टेक, what you have to do and what is the good governance. You have seen the failure of the governance in law and order, in health सबको पता है कि गंगा के किनारे कितनी लाशें, सबको पता है कि कितने लाख उत्तर प्रदेश ही नहीं, सभी जगह कितने घरों में, कोई घर ऐसा नहीं है, हम सब जितने बैठे हुए हैं, आई एम श्योर कोई अगर हाथ उठा दे कि उसके नियर एंड डियर नहीं है। तो ये सब जानते हुए केवल मंदिर बनने के, हम आई एम ऑल्सो फॉर टेम्पल। मैंने आपको, मैं भी भगवान राम का, लेकिन मैंने उदाहरण दिए आपके सामने कि भगवान राम क्या चाहते हैं और क्या किया जा रहा है। ही इज नॉट ए सेलेबल कमोडिटी। मंदिर भव्य हो या छोटा हो, आपके हृदय में होना चाहिए मंदिर। आप भव्यता की बात क्यों करते हैं? आप जो पैसा वहाँ पर आपने जलाए, दीपक जलाए थे, कम से कम उससे सुबह आपने देखा होगा फोटो आप लोगों ने छापी थी कि कोई गरीब बच्चे उसमें से तेल निकाल के ले जा रहे थे अपने घर के लिए, तो क्या आप उसके साथ देंगे? तो आपको ये भी एक राजनीतिक समीकरण होता है, सेंसिटिविटी, फील गुड फैक्टर को क्रिएट करना। आपका अटेंशन डाइवर्ट करके फील गुड फैक्टर क्रिएट किया जाता है कि आप उन मुद्दों को, मुख्य मुद्दों को भूले।
बेरोजगारी आप ले लीजिए, कंपेयर कर लीजिए पिछले 7 साल में, आधे से ज़्यादा जो रोजगार में थे, रोजगार नहीं की तो बात छोड़ दीजिए, जो रोजगार में थे वो हट गए हैं 50%, मोर देन 50%। और पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर जो 50,000 से ऊपर सैलरी पा रहे थे, मैंने 2 लोगों को रखा है मजबूरी में कि उन्होंने कहा 20,000 15,000 की तनख्वाह पे क्योंकि खर्च करने के लिए। तो जब तक आप लोगों को सहयोग नहीं मिलेगा, और जनता का जो आप बात कर रही हैं, जनता को ही आगे आना होगा। अगर ये जो 15 किलो वाला ना होता ना, सिविल वॉर हो गई। ये सच्चाई है। जनता की जो आप बात कर रहे हैं, जनता को ये बात समझनी होगी और आपके माध्यम से समझनी होगी। और इसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का होगा कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हमारी आवाज़ को अगर कोई पहुंचाने वाला है, जनता नहीं, सब तक उनको ही हम ये नहीं कर रहे हैं, उन्हें रिप्लेस करना चाहते हैं। आप ही सुधार कर दो ना अपनी पार्टी में, आप ही कुछ अच्छी बातें, जो भी एस्टैब्लिश पार्टी है, हमारी सोच हम लोगों जो कह रहे हैं, आप गवर्नेंस में हैं, आप उन चीज़ों को करिए, हम आपका साथ देंगे। हम विरोध नहीं करेंगे। इसका नाम क्या है? राष्ट्रवादी विकास पार्टी मर्ज नहीं हुई है, वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर द सेम गोल। हमारे नेम क्या रहेगा? पांडे साहब बताएंगे। नहीं, नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं, अब जनता ये पांडे साहब बताएंगे ये, और पांडे साहब अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे। आप लोगों ने हमसे तो काफी सुना, पांडे साहब से सुन लीजिए फिर, जिससे आपको ओके। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बिल्कुल है। तो आप युवाओं की मदद कैसे करेंगे? मैडम NYP नेशनल यूथ पार्टी है, लगभग 95% युवा पार्टी में जुड़े हुए हैं। 20 सीटों पे शायद लोग चुनाव लड़ते हैं दिल्ली में। सबको नमस्कार। ये भी युवा है। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले लखीमपुर खीरी में जो सत्ता के मत में चूर होकर कुचल दिए गए उन किसानों की आज अरदास हो रही है। मैं हम सब लोगों की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। और मैं लंबी बात नहीं करूँगा, काफी बात हुई, काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। हम एक सिद्धांत पर काम करते हैं, वो सिद्धांत है संवाद, सहमति, सहकार। पिछले दिनों हमने आपस में संवाद किया और संवाद से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम एक ही पथ के पथिक हैं, हमको साथ साथ चलना चाहिए। और आप सब जानते हैं बाजारवाद का युग है, तो संवाद में जैसा बाजारवाद में होता है कि 1 बाई 1 गेट 1 फ्री, तो हम कब संवाद कर रहे थे तो हमको एक नई बात मालूम पड़ी कि केरल की जो है विकलांगों के बीच में काम करती है। और मैं इस बात का गर्व कर सकता हूँ कि हिंदुस्तान में विकलांगों के लिए जो हम संस्था चलाते हैं, हिंदुस्तान में इतना बड़ा काम कोई विकलांगों के बीच में नहीं करता है। उस संस्था का नाम है अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद। विकलांगों के क्षेत्र में हमने अनेक प्रकार के प्रयोग किए हैं और वो नवाचार किया है जो आज पूरे देश में फैल रहा है। जैसे हम विकलांगों का विवाह हमने शुरू किया, हर लोग ये कहते थे कि विकलांगों को भी राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए, लेकिन कोई बताता नहीं था कि राष्ट्र की मुख्य धारा है क्या। तब हमने सोच और विचार कर ये तय किया कि राष्ट्र की मुख्य धारा का मतलब होता है कि परिवार देश की सबसे प्रथम इकाई है। तो अगर विवाह होगा तो परिवार बताएगा और राष्ट्र की मुख्य धारा में घोषित होगा। इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल संवाद का जो असर होता है वो असर हुआ। संवाद के बाद सहमति ये बनी कि हम अगर साथ मिलकर काम करें तो आज राजनीति में जो दुरावस्था दिखाई पड़ रही है कि सारी राजनीति विचारहीन हो गई है और सत्ता केंद्रित हो गई। सारी राजनीति केवल एक बात के लिए चल रही है कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाए। उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए नैतिकता, अनैतिकता, अनाचार, किसी का भी अगर सहारा लेना पड़े वो सहारा लिया जाए। और अभी आपको दक्षिण की खीरी वाले मामले में सामने उदाहरण दिखा है, जो प्रधानमंत्री
संसद की सीढ़ियों को नमन करते हुए जिस संसद में घुसा था और क्या कहा था, 1 साल के अंदर मैं उन सब लोगों को बाहर करूंगा जिनका आपराधिक अतीत है। कोई भी व्यक्ति, चाहे मेरी पार्टी का कोई सांसद अगर आरोपी है तो 1.5 साल के अंदर उनका फैसला करके उसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब एक आरोपी को, एक अपराधी को संसद में मंत्री बनाता है और गृह मंत्री बनाता है, तो आप समझ लीजिए देश किस दिशा में जा रहा है। और हम ये मानते हैं कि आज देश की सत्ता, राज्यों की सत्ता भी जिस रास्ते पर जा रही है वो देश के लिए ठीक नहीं है। इस रास्ते को बदलना पड़ेगा और इस रास्ते को बदलने के लिए आप सब जानते हैं कि हमारी कोई बहुत हैसियत नहीं है। हमने इनके साथ क्यों सहयोग किया? हमने सहयोग इसलिए किया कि ये अनुभव सिद्ध लोग, अनुभव संपन्न लोग, इसमें सेना के लोग हैं, न्यायिक क्षेत्र के लोग हैं। और मेरे बगल में अनिल श्रीवास्तव जी बैठे हुए, कल इन्होंने मुझे अपना एक लेख पढ़ाया जो 3 वर्ष पहले लिखा था, प्रमुख पत्रिका में छपा था। उसमें जीएसटी में क्या क्या तकलीफ आ सकती है, जीएसटी के कारण क्या नुकसान हो सकता है, सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी और वो आज सामने दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं, जिन कामों का प्रचार कर रहे हैं, वो काम और प्रचार सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब व्यवहार तक बताते हैं तो इसके कारण विनाश होता है। इसको बदलना चाहिए। मैं सरकारों के आलोचनाओं के बारे में नहीं जानता। सरकार के 100 कामों में 98 की आलोचना हो सकती है, प्रशंसा केवल 2 की हो सकती है। उस विषय में मैं जाऊंगा। एक सारा आप लोग जानते हैं, हम केवल क्या करना चाहते हैं उसके लिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। और ये बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जब इन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आपके मन में एक उपहास का भाव भी पैदा हो रहा होगा कि अभी कहीं कुछ है नहीं और सरकार बनाने की बात करते हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मैंने 1967 में जनसंघ का काम करना शुरू किया। 1967 में जब हमने जनसंघ का काम शुरू किया तो किसी के दरवाजे पर जाते थे तो दरवाजा बंद कर देता था, प्यासे होते थे, पानी मांगते थे, कोई पानी नहीं देता। और हम सभाएं करते थे। सभाएं कैसे करते थे कि हम साइकिल में वो बैटरी रख लेते थे और एक पाइप रख लेते थे और चूंगा लगा लेते थे और सामने एक दरी बिछा देते थे, साइकिल खड़ी कर लेते थे, कोई दरी पर आकर बैठता नहीं। तो हम भाषण करते थे कि हमको मालूम नहीं कि आप ठंड का मौका है, आप घर में बैठे हुए हैं ठंड के कारण, लेकिन हमारी बात आप करते हैं और हम अपनी पूरी बात करते थे। कई बार तो हमको पत्थर मारा। वो जनसंघ रूप बदल करके आज देश की सत्ता पर है और इतनी ताकतवर सत्ता है, लेकिन वो स्खलित है। इसलिए हमको छोड़ करके नया रास्ता करने की कोशिश हुई। हमारा नया रास्ता, इस बातें आपको ब्रिगेडियर साहब ने बताई, अनूप जी ने बताई। हम क्यों साथ हैं? देखिए, इस समय देश के सामने में, दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट है, वो पर्यावरण का संकट है। इसलिए हम 3 आधारों पर काम करते हैं। एक मानव केंद्रित विकास के स्थान पर प्रकृति केंद्रित विकास, मतलब ये भारतीय संस्कृति जिसकी बहुत दोहाई की जाती है लेकिन उसके अनुरूप आचरण नहीं होता है। हमारा यह मानना है, इस देश का सनातन समय से मानना है कि प्रकृति और व्यक्ति, इन दोनों में समन्वय और सामंजस्य होना चाहिए। पश्चिम और हम में बड़ा फर्क है। पश्चिम ये मानता है कि सारी प्रकृति मनुष्य के लिए, और हम ये मानते हैं कि मनुष्य भी प्रकृति का एक अंग है और मनुष्य चूंकि समझदार है, विवेकवान है, इससे उसका ये दायित्व है कि प्रकृति का संतुलन बनाकर रखे। इसलिए जैन धर्म में आपने देखा होगा जियो और जीने दो, लेकिन आज जो स्थिति आ गई है मनुष्य किस राह पर चले कि जीने दो और फिर जियो। तो प्रकृति का संतुलन का काम मनुष्य का है और प्रकृति की समृद्धि के साथ प्राणी, मैं प्राणी कह रहा हूँ, मनुष्य नहीं कह रहा हूँ, प्रकृति और प्राणी, प्रकृति समृद्ध होगी तो प्राणी समृद्ध होगा। एक चींटी का भी महत्व है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है रोनाल्ड डोर, इनके समूह ने एक अध्ययन किया। उस अध्ययन से ये परिणाम निकल कर आया कि
चींटियां 6.5 करोड़ वर्ष से इस पृथ्वी पर हैं और चींटियां पृथ्वी के ताप को कम करती हैं और सोने के पत्थर का निर्माण करते हैं, ये हम जानते थे। इसके पीछे का तर्क नहीं जानते थे, इसलिए हम चींटी को आटा डालते थे और हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि कोई चींटी को आटा डालता। हम कुत्ते के गाय के लिए पहली रोटी और कुत्ते के लिए आखिरी रोटी निकालते थे, तो हम मानते थे कि प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं उन सब का परस्पर सहयोग, समर्थन और एक दूसरे के आधार पर जीवन ही चलेगा। और इसको अगर आप नष्ट करेंगे तो जीवन आपका भी नहीं चलेगा। आप जानते हैं स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा था? उसने कहा था कि जिस प्रकार इस पृथ्वी का तापक्रम बढ़ रहा है, आने वाले 100 सालों में ये आग का गोला हो जाएगी। अगर मनुष्य को अपना अस्तित्व बचाना है तो दूसरा ग्रह ढूंढना होगा। तो ये पहला मामला मानव केंद्रित विकास के स्थान पर विकास का आवश्यक है, लेकिन प्रकृति केंद्रित विकास प्रकृति की समृद्धि के साथ मनुष्य और प्राणी की समृद्धि एक बात। दूसरी बात जो इनके साथ हम साझा किया कि व्यवस्था का परिवर्तन, जैसा मैंने आपको बताया, सब कहते थे कि विकलांगों को मुख्य धारा में लाना चाहिए। ये लोकप्रिय नारा हो गया था, ये कैसे होगा ये कोई नहीं बता पाता। उसी प्रकार व्यवस्था परिवर्तन अनेक इस बात को कहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन क्या है? अभी जो व्यवस्था है वो क्या है? तो ये मान लीजिए अभी जो व्यवस्था है ये पूरी की पूरी हमने अपने जिन्होंने हमको गुलाम बना रखा था उनको स्वीकार की है। केवल व्यवस्था की ढांचा, पूरा का पूरा ढांचा भी हमने वही स्वीकार किया है जो उस समय का था। एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, कल मैं श्रीवास्तव से बात कर रहा था, इसके न्यायिक सिद्धांत हमारे यहाँ पे चलता है। वो न्याय का सिद्धांत ये है कि 100 दोषी छूट जाना चाहिए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर हमारा न्याय सिद्धांत चलता है। इस आधार पर जो न्याय सिद्धांत चलता है तो वैसी ही हमारी पुलिस होती है, वैसी ही हमारी न्याय की संरचना होती है। और आप जानते हैं, आप मीडिया से संबंधित लोग हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कमिश्नर, मैं तुम्हें समाप्त करता हूँ, तो 94% लोग छूट जाते हैं, 6% को दोषी होती है। हमारा जो न्याय सिद्धांत पहले का था, एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए, किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, तो आपका सारा ढांचा बदल जाता है। तो दूसरी बात व्यवस्था का परिवर्तन, और तीसरी बात भारत को भारत। हम कहाँ देखते हैं कि अमेरिका और यूरोप का विकास का मॉडल देखते हैं, वहाँ की चकाचौंध देखते हैं, उसी प्रकार हम अपने यहाँ व्यवस्थाओं को लाते हैं। ये व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं है, ये पिछले 75 सालों से हो चुका है। इसलिए हमारी व्यवस्था हमारे तेवर और तासीर से अनुकूल होना चाहिए, हमारी जलवायु और भूगोल के अनुसार होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने अभी 3 दलों ने आपस में उन सहमति के बिंदुओं को देखा कि जिनके आधार पर हम परस्पर सहयोग करके इस देश की राजनीति को किसी दिशा में ले जा सकते हैं। हम कोई सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप है और हस्तक्षेप कितना कर पाएंगे ये भी हम बात करने की स्थिति में नहीं है। वहाँ पर 405 सीटें हैं, 403 सीटें हैं, 403 सीटें हैं, 403 सीटें हैं, उसमें हम कितने में लड़ पाएंगे, कितने में सफल होंगे, सफलता की चिंता नहीं करेंगे। हम अब इस देश की राजनीति को एक दिशा देने की ओर बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ काम करेंगे। और हम इस बात को मानते हैं, अभी रामायण का बड़ा उल्लेख हुआ, आपको मालूम है जब रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ तो अर्धांगिनी के नाते माता सीता ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। वो एक ऐसी महिला थी जो कभी अपने महल से बाहर में कभी पैदल नहीं चली थी। तो तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, रघुवीर बनी, मतलब महल से रघुवीर की पत्नी निकली, पुरते रघुवीर बधू, मग में पग धीर धरे, और पूछने लगी कितनी दूर जाना है। जिसको 2 कदम चलने में धैर्य चुक गया, उसने 14 साल वनवास काटे। तो हमने तय किया है कि पहला कदम उठाएंगे, और जब कदम उठाएंगे तब मंजिल तक जाएंगे।
करेंगे, चाहे हम या हमारे बात पूजा करें, लेकिन राजनीति में धन्यवाद। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 राजनीतिक दल हैं, इन्होंने एक राष्ट्रवादी मोर्चा इस नाम से मोर्चा तैयार किया है। और ये राष्ट्रवादी मोर्चा जो है, इसमें और भी अब उत्तर प्रदेश में हम लोगों का एक कार्यक्रम जल्दी होगा, उसमें और भी जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, छोटे दल हैं, काफी समय से काम कर रहे हैं, वो सब इसमें जुड़ेंगे। और हमारे बीच में बहुत अनुभवी, बहुत ही देश और समाज को समझने वाले लोग उपस्थित हैं। और निश्चित रूप से समाज में, राजनीति में जब ऐसे लोग जिनके पास अपना खुद का काम करने का अनुभव है, उनके माध्यम से जब जोड़ने की बात होगी, एक विचार की बात होगी कि हमको भारत को भारत बनाना है, हमको इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना है, तो ये जितने लोग राजनीति के क्षेत्र में ईमानदारी से काम करने के लिए विचार करके कुछ करने की इच्छा रखते हैं, वो इसमें जरूर जुड़ेंगे। तो हमने इस मोर्चे का नाम दिया है राष्ट्रवादी मोर्चा। ये आप सब लोग को बताना है। राष्ट्रवादी मोर्चा हमने तैयार किया है, जिसमें ब्रिगेडियर साहब हैं, अनुज जी हैं, सुरेश पांडे जी हैं, और अभी गणेश जी हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सिंह जी हैं लखनऊ में। ऐसे ही अब धीरे धीरे कारोबार बढ़ेगा और बहुत जल्दी ही कुछ और भी अच्छा होगा। अब ये जो दिल्ली में हुआ, ऐसे ही कुछ लखनऊ में हम लोग प्रयास करेंगे। बस इतना ही करना है। धन्यवाद। रजनीश जी, जय हिंद साथियों, मैं रजनीश झा नेशनल यूथ पार्टी से हूँ। अभी एक भाई पूछ रहे थे रोजगार के, तो नेशनल यूथ पार्टी का मुख्य मुद्दा ही जो है पढ़ाई, दवाई और कमाई, क्योंकि युवाओं को अगर सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है तो पढ़ाई में भी, दवाई में भी और कमाई में भी। जितना इससे युवा पीड़ित है उतना कोई भी नहीं पीड़ित है। तो सबसे पहले हमें नेशनल यूथ पार्टी ये चाह रही है, चाहे बच्चा ब्राह्मण का हो, दलित का हो, अल्पसंख्यक का हो, बहुसंख्यक का हो, किसी का भी बच्चा हो, केरल का हो, कश्मीर का हो, बिहार का हो, कहीं का भी, फ्री एजुकेशन पूरे भारत में हर बच्चे को उसके प्रतिभा के अनुसार मिले। दूसरा, इलाज का पूरा खर्च भारत सरकार या राज्य सरकार उठाए। किसी को भी इलाज के लिए अपना चिंता नहीं करना पड़े, जब मैं कल को बीमार हो जाऊंगा तो मेरा इलाज कैसे होगा। दुनिया में लगभग शायद ही भारत से ज्यादा टैक्स लेने वाला कोई कंट्री होगा। इतना ज्यादा टैक्स लेने के बाद भी हम फ्री इलाज नहीं दे पा रहे, केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग लगा दे रहे हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि इलाज नहीं हो पा रहा। हमारा जो अपना इलाज का व्यवस्था था उसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया और विदेश से इलाज की व्यवस्था लाया गया। देखिए, अगर देश में कुछ अच्छा है उसे लाना अच्छी बात है, लेकिन अपना सब कुछ बर्बाद कर देना ये बहुत बुरी बात है। तो पढ़ाई और दवाई, इन दोनों के अलावा तीसरा है कमाई। भारत जैसे 135 करोड़ आबादी वाले लोग देश, जहाँ 27 करोड़ से ज्यादा परिवार रह रहा है, तो अगर वहाँ पे हम ये कहेंगे जो कृषि को बर्बाद कर दो, कृषि में कोई कुछ जान नहीं है, तो कभी भी ये देश के रोजगार की समस्या समाधान नहीं होगा। तो सबसे पहले कृषि को प्रॉफिटेबल करना नेशनल यूथ पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और जो कृषि में लगभग 65% आबादी लगी है, कृषि और पशुपालन उसको घटा के 50-40 के बीच में रखना पड़ेगा। 40% से 50% के बीच में इस पे रखना पड़ेगा। दूसरा है जो बड़ा उद्योग, भारत जैसे देश को बड़े उद्योग की जरूरत है, लेकिन उतना भी नहीं जरूरत है। भारत को असली जरूरत है रोजगार, पूरा उद्योग की। जैसे हमारे कुटीर उद्योग या बहुत सारे छोटे उद्योग था, जिसको चाइना के कारण 2002 से जो भी सरकार बनी, चाहे अटल जी की बनी, चाहे मनमोहन जी की बनी, चाहे वर्तमान मोदी जी की सरकार है, वो चाइना से माल मंगाने और चाइनीज कंपनी से भाजपा और कांग्रेस चंदा लेने के चक्कर में पूरी तरह बर्बाद कर दी। आज के डेट में लगभग 1/4 चंदा भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी को चाइनीज कंपनी दे रही है।
जिसका मतलब चंदा देने के लिए उन्होंने क्या कराया, भारत में रजिस्ट्रेशन कराया, भारत के किसी व्यक्ति को डायरेक्टर बनाया। अब चंदा के लॉ ये है कि कोई भी कंपनी में अगर भारत का एक भी डायरेक्टर है, चाहे वो शेयर होल्डर है या नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है। तो मोटा मोटा चंदा लेके भारत के जो अपना काम था मेक इन इंडिया ला के मेक इन इंडिया 0 और चाइना 0, तो उसको रोकने के लिए नेशनलिस्ट पार्टी का मेन उद्देश्य और मेन योजना है। इतना ही कहूंगा क्योंकि सर ने बताया 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है। इससे ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि काफी आप लोग काफी लाइन से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून। आप सब लोग थक गए होंगे। मैं यूपी का अध्यक्ष हूँ और मैं सिर्फ कुछ चीजें बताना चाहता हूँ आपको। बहुत सारी चीजें बोली गई हैं और कितना हम अमल कर सकते हैं वो सब लोग आप जानते हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है। कहा यह भी जाता है कि हम लोग चाइना को भी टेक ओवर कर देंगे। बट ये पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स है, इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें और किस तरीके से यूटिलाइज करके इससे हम एक्सट्रैक्ट कर पाए कि हमारा देश तरक्की करे, इसके ऊपर कोई विचार नहीं करता है। जैसे कहा गया है कि 65% पॉपुलेशन हमारी जो है गांव में रहती है, उसके ऊपर कोई योजना नहीं बनाई जाती है कि गांव में जो है क्या किया जाए। स्कूल नहीं बनते हैं, वहां पे स्कूल बनते भी हैं तो चलते नहीं हैं, और अगर चलते हैं तो वहां पे जो टीचर्स रखे जाते हैं वो इतने ज्यादा एजुकेटेड होते हैं कि वो कुछ नहीं पढ़ा पाते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से करना चाहिए। अब जैसे PHCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसके अंदर सोचा जाता है कि डॉक्टर रहेंगे लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचते। ये सब समस्याएं हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं। अब जैसे PHC है, मैं एग्जांपल देता हूं PHC का। PHC का एग्जांपल है, जो डॉक्टर वहां भेजा जाए, पहले वो 5 साल पढ़ता है, 5 साल पढ़ने के बाद से फिर वो PG करता है, PG करने के बाद से फिर उसको जो है नौकरी की तलाश में निकलता है। गांव में उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो बेसिकली ये है कि अगर गवर्नमेंट उसको कम से कम इस तरीके का परसेंटेज दे दे कि 25% तुमको तनख्वाह से ज्यादा दिया जाएगा, एक इंसेंटिव दिया जाएगा, जिससे कि वो गांव में जाए और जा करके ट्रीटमेंट करे। आप जैसे मैंने बताया एक पॉपुलेशन का मुद्दा है। पॉपुलेशन को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, वो मैं एक एग्जांपल देता हूँ चाइना का। जैसे चाइना का एग्जांपल दिया जा रहा है, चाइना का एग्जांपल बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे, लेकिन वो क्या करते हैं चाइना में, उन्होंने 3 कैटेगरी के गृह उद्योग बना रखे हैं। 3 कैटेगरी। एक कैटेगरी ये है जो बहुत हाई एंड वाले चीजें बनाते हैं, जो कि आपको यूरोपियन कंट्री एंड US में बिकते हैं सिर्फ, और वो जो है आप चाइना में नहीं खरीद सकते, वो आइटम चाइना में नहीं खरीद सकते। दूसरे वो आइटम है जो स्टैंडर्ड के होते हैं, लेकिन उसको जो है ये क्या करते हैं, ये अपने कंट्री में यूज करते हैं और किसी कंट्री में यूज नहीं करते हैं। और तीसरा सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री या अफ्रीकन कंट्री में भेजते हैं। ये अगर हम यही पॉलिसी अपना करके अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे दें सबको, तो प्रॉब्लम हमारा भी चाइना जैसे तरक्की हो पाए। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
इनवाइट करता हूँ मैं किरण श्रीवास्तव जी को। सभी को नमस्कार, सभी का बहुत स्वागत है। निचली मेरा शुरू में परिचय कराया गया मेरी पत्नी, तो ये सबसे बड़ा परिचय है हिंदुस्तान की नारियों का, और कितनी सुरक्षित है नारियां ये न मुझे बताने की जरूरत है और न आपसे छुपा हुआ है। सिर्फ समाचार छापे जाते हैं, कहीं फोटो छाप दी जाती है, कहीं नहीं छापी जाती है। कैसे बचाएं इन्हें? हम राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठ के राजनीतिक बातें करके हमें कोई आनंद नहीं मिलता। हम जब बैठते हैं तो हम जरूर सोचते हैं कि हमारे बच्चे जब बाहर निकले हैं तो कैसे सुरक्षित रहें, कैसे लौट के आए, और वो सब न हो जो अखबारों में छपा रहता है। तो ये समाचार तो बहुत है, लेकिन समाधान सोचने में हमारा कितना समय जाता है, उसका कोई सोल्यूशन निकलता नहीं कभी। आज मैं आप लोगों के सामने अपने विचार रख रही हूँ कि अगर हमें अवसर मिलता है तो हम पूरे भारत में हाउस वाइफ को जोड़ेंगे, संगठित करेंगे, और जिन रास्तों को, नए रास्तों को पैसा खर्च करके साइकिल चलाने के लिए बनाया गया है, उन रास्तों को मैं अनुरोध करूंगी अपनी सरकार से कि उसे कुछ समय के लिए बिल्कुल लड़कियों बच्चों के लिए रिजर्व किया जाए, और उन रास्तों की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे बनाई जाए कि रात के किसी भी पहर लड़की, औरत, बच्ची उससे निकल जाए और उसे डर ना लगे। उसकी सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? हर पुलिस, हर थाने के साथ एक महिला थाना रूम बनाया जाए। लड़की अपने रास्ते से चलते उस थाने तक पहुंच जाए और उसकी चीख उस थाने की महिला तक सुनाई जाए, ताकि वो दौड़ के मदद के लिए आ सके। क्योंकि हादसे तो मैं बहुत देखती हूँ, लेकिन समय पे मदद मैंने आज तक तो नहीं सुनी कि कहीं पुलिस पहुंच गई और बच्ची बच गई, या कहीं महिलाएं पहुंच गई, भाई पहुंच गया और उसने बच्चियों को, कभी मैंने ऐसा नहीं सुना। ये जरूर सुना है कि साइकिल चलाने वालों के लिए रास्ते बनाए गए सरकारी खर्च से। क्यों नहीं बनाए आप लोगों ने रास्ते बच्चियों के लिए? क्यों नहीं बनाए रास्ते आपने बहू और बेटियों के लिए? क्या साइकिल की सुरक्षा बहुत चाहिए थी आपको? आज कहिए, कल कहिए, परसों कहिए, रोज तो हादसे आते हैं अखबार में। किसकी आवाज होती? मैंने तो किसी की आवाज नहीं सुनी सड़क पे कि आप सरकार को कि आप ये करो ताकि बच्चियां सुरक्षित रहें। समाधान सिर्फ हम ही निकालेंगे क्या? हम ही व्यक्ति होंगे, हम ही समाधान निकाल के लाएंगे? क्यों जमीर खत्म हो गया है सबका? ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि हमारा दिमाग काम करना बंद हो गया।